Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Microbiology Introduction and Terminology of Microbiology. माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या जीएनएम के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी फार्मा या फिर लैब टेक्नीशियन या किसी भी अगर आप कोई सा भी कोर्स करते हो उसके अंदर अगर आपकी माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है या माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप ये नोट्स बना सकते हो। और इन सब्जेक्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? तो माइक्रोबायोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज अ डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म particularly microscopic or submicroscopic, which are usually invisible to intake eye. Greek शब्द है माइक्रो, स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ, लॉक्स स्टडी. द टर्म माइक्रोबायोलॉजी was introduced by Louis Pasteur 1820 से 95. If the object has a diameter less than 0.1 mm or eyes cannot perceive various details can't be perceived at all. यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, वायरसेस की, बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं। और इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आई के द्वारा हम विजिबल नहीं कर पाते हैं, यानी कि देख नहीं सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम माइक्रोस्कोपी करके पता लगाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की खोज, माइक्रोबायोलॉजी को डिस्क्राइब लुईस पास्चर ने करा था 1882 में, 1822 में, जब उनकी डेथ हुई थी 1895 में। यानी कि 0.1 mm के डायमीटर की जो होती है वही हम आई से देख सकते हैं। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें केवल हम आई से देख सकते हैं। जो जिनकी जो लेंथ होती है वो 0.1 mm होती है, उन्हीं को ही केवल हम आई से देख सकते हैं। देयरफॉर द आर स्टडीज अंडर द फॉलोइंग ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस। बैक्टीरियोलॉजी जो होती है इसमें स्टडी करते हैं हम बैक्टीरिया की, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। फिर आती है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, यानी कि फंगी जो होते हैं उनकी स्टडी हम माइकोलॉजी में करते हैं। ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो कि आप आगे जाकर और डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। प्रोटोजोलॉजी होती है जिसमें स्टडी करते हैं हम प्रोटोजोआ की। फिर आती है हमारी वायरोलॉजी जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं वायरसेस की। फिर हमारी आती है पैरास्टिचोलॉजी जिसमें स्टडी करते हैं हम पैरासिटिस की। इम्पोर्टेंस इन रिलेवेंस इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो माइक्रोबायोलॉजी इज नर्सिंग केयर ऑफिसर ग्रेट इज स्कोप इन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज। यानी कि ये केवल नर्सिंग में नहीं, अदर दूसरी फील्ड में भी इस प्रकार से हेल्प करती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिफाइंग द केस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज एंड रोल ऑफ लेबोरेटरी हेल्प इन द डायग्नोसिस देम। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है ये हमें समझने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको समझने के लिए, और लेबोरेटरी यानी कि जो लैब टेक्नीशियन वाले या फिर अदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं डिसीज़ का और फिर उसके ज़रिए हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑन दिस इन्फेक्शन। यानी माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्प्रेड, यानी कि जो इन्फेक्शन और सोर्स होते हैं, जो डिसीज होती है उनसे हमें जो इन्फेक्शन होते हैं तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनका पता लगा जा सकते हैं। फोर्थ नंबर हमारे डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज अगेन बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस प्ले मेजर रोल इन सच एज कंट्रोल पॉलिसीज। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हॉस्पिटल में हम जब वेस्ट जो होता है, जैसे सिरिंज हुआ, जो नीडल हुई, उनको जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो उनके द्वारा अगर वो गलती से हमारे
हाथ में लग गई तो उनसे हमें इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जरिए, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बताया गया है किस प्रकार हम डिस्कार्ड करते हैं उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, जो कि पॉलिसीज़ होती है उनको एग्री करके। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो रॉबर्ट कोच 1893 से 1910 फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड फर्स्ट टाइम द रूल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया का डिस्क्राइब किया था। इन केसेस एंड डिसीज इज आइसोलेटेड एंड दिस बैक्टीरिया दैट केसेस अनेथेरिया इन दिस ऑर्डर टू प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज इन दिस केसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म हिज सेट 5 criteria in this that should be fulfilled before the organism can be confirmed as। इन्होंने बैक्टीरिया और डिसीज के बीच में जो रिलेशनशिप था उनके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और किस प्रकार से हमें कौन सी डिसीज़ होती है, जो कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, डिस्क्राइब किया है। रियल केस ऑफ डिजीज आर famously is gonorrhea, roach, postulates of Koch's laws, which are literated is followed even today is the principles of microbiology. Postulates associations the microorganism must be found in the substance in the all organisms suffering from the disease, but should not be found in healthy animals. In the other world is particular microorganisms should be always associated with the particular disease, यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जो भी लिविंग जो होते हैं, जिसे हमें एनिमल्स हुए या फिर कोई हेल्दी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते। जो भी पर्टिकुलर लिविंग थिंग है उनके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या वायरसेस पाए जाते हैं तो उनसे हमें डिसीज हो सकती है। Postulates isolated the organism must be isolated from the disease animals growth characterized should be recorded, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं इनमें खासकर जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो काफ़ी ग्रोथ करते हैं। फिर पोस्टुलेटेड 3 incolation the isolated microorganism should be used in the same disease when it's insulated in the healthy animals, जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उनमें काफ़ी ग्रो करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी सारी अलग अलग टाइप्स की डिजीज करते हैं। पोस्टुलेटेड 4 resolations the microorganism must be resolution from the insulated disease experienced host identify as being identical of organism specific microorganism must show be extremely the same growth characterized in recorded early, यानी कि हम इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज़ का, जिसके कारण हमें पता चलता है और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, यानी कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होती है जिनके कारण हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है एब्जॉर्प्शन एंड एब्रेशंस इज वुल्ड बाय सफरिकल डैमेज और टू द स्किन नो डीपर देन द एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस जो हमारी स्किन होती है उस पर जब डैमेज हो जाता है तो उस टर्म को हम एब्रेशन कहते हैं, जो टर्म है इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड हमारा एब्जॉर्स कलेक्शन ऑफ पस डैमेज्ड और इन्फ्लामेटेड टिश्यू, यानी कि हमारे जो टिश्यू होते हैं उनमें जो पस जमा हो जाता है, पस भर जाता है, जिसका हम शॉर्ट में टर्मिनोलॉजी में कर सकते हैं एब्जॉर्ब्स। फिर आता है हमारा थर्ड एरोबिक टर्म जो होता है जिसको हम डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन में लिविंग यानी कि जब जिंदा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उपस्थित होते हैं तो उसे हम एरोबिक कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, एरोबिक। फिर आता है अनएरोबिक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं होता है तो एब्सेंट होते हैं, यानी कि वह नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में लीव होते हैं यानी कि जिंदा होते हैं, तो उसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। फिर आती है हमारी एंटीबायोटिक टर्मिनोलॉजी, सब्सटेंस प्रोड्यूस ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंटीबायोटिक जो होती है
इसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जो कि जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको जो ये अच्छे होते हैं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उनको ख़त्म करते हैं जो एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं। एंटीजन एंड फिर आते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी एंटीजन। अन एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज स्टिमुलेट्स और इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन एजेंट्स। इट इज अन एंटीजन मे बी इज फॉरेजन सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरसेज एंड फॉरेजन। यानी कि एंटीजन जो होते हैं वो फॉरेजन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब एंटीजन को एंटर करते हैं, यानी कि समझ लीजिए आपको कोविड की वैक्सीन के जरिए जो कोविड के एंटीजन होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करें, तो जब वो आपकी बॉडी में जाके आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको अवेयर करेगा कि आपके अंदर बॉडी के अंदर कौन सा वायरस आया है, तो वो एक्टिव हो जाएगी, तो उसके कारण इम्यून सिस्टम एक नई एंटीबॉडी तैयार कर लेगी, तो जिसके कारण जो अंदर इंटर किए जाते हैं उसने एंटीजन कहते हैं। बैक्टीरिसाइडल एनी एजेंट दैट किल्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के किल करते हैं उन्हें बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। फिर आता है हमारा डिसइंफेक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय फिजिकली और बाय केमिकल एजेंट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। स्पोर्स आर नॉट किलिंग, यानी कि डिसइंफेक्शन की वो प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम मार सकते हैं, किलिंग कर सकते हैं फिजिकली तौर से, पर केमिकल एजेंट केमिकल के ज़रिए हम जो स्पोर्स होते हैं उनको किल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम केमिकली यूज़ करके उनका किल करते हैं। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोजेंस substandard of the liquid particles extended by an animal that is available infected। यानी कि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ये खास तो एनिमल जो होते हैं उनमें पाया जाता है, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं एनिमल्स इनसे। फेमिगेशन द प्रोसेस ऑफ इम्यूप्लोगोजन एम्प्लॉइंग स्मोक और फंक्स ऑफ वाटर टू एक्सटर्मिनेट, यानी कि जो स्मोक करते हैं उनसे जो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर जाते हैं स्मोक के जरिए, यानी कि जो सिगरेट हुई उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसके कारण जो इन्फेक्शन और डिसीज़ होती है उसे हम फूमिगेशन कहते हैं। फिर आता है हमारा जूनेसिस अल्सो इज कॉल्ड जोनेटिक्स डिसीज, रिफर टू डिसीज दैट इज कैन बी पास्ड फ्रॉम एनिमल्स वेदर इज वाइड ऑफ डोमेस्टिकेटेड ऑफ ह्यूमन्स। यानी कि जो डिसीज़ होती है जोमेटिक वह खासकर जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा एनिमल्स से ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाती है, यानी कि अगर एनिमल को यह डिसीज़ हुई है तो फिर यह इसके ज़रिए एनिमल्स के ज़रिए फिर ह्यूमन में पहुंच जाएगी, यानी कि यह केवल डिसीज़ एनिमल से को ही होती है, पर यह डिसीज़ कुछ कारणवश ह्यूमन को भी होने लग गई है, जिसे जूनोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।